नित्या कपड़े धोने जा रही हो? नित्या को कपड़े इकट्ठे देखकर सासू माँ गायत्री जी ने पूछा। जी मम्मी जी, नित्या ने जवाब दिया। ठीक है, धो लो, लेकिन कपड़े अच्छे से धोना और सबसे पहले वॉशिंग मशीन में मेरे ही कपड़े डालना। तनीषा, नित्या की जेठानी को तो कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वह कितने अच्छे से कपड़े धुलती थी, लेकिन तुम्हें हर बार समझाना पड़ता है। जब तक मम्मी जी यह डायलॉग ना बोल दे, मम्मी जी को तो सुकून मिलता ही नहीं है, चाहे मैं कितने ही अच्छे से काम क्यों ना कर लूँ। नित्या ने अपने मन में सोचा। नित्या और आरव की शादी को 1 साल होने को जा रहा था। जेठानी उसकी शादी के 2 महीने बाद ही अलग हो गई। जेठ जेठानी ऊपर वाले हिस्से में रहते हैं। नित्या सास ससुर और ननद माही के साथ रहती थी। माही कॉलेज में पढ़ती थी, आरव दूसरे शहर में जॉब करता था और नित्या 2 महीने की प्रेग्नेंट भी है, इसलिए उसके अंदर कमजोरी आ रही थी और इसलिए वह थोड़ा धीमे धीमे काम करती थी। गायत्री जी और माही दोनों नित्या को यह एहसास दिलाती रहती थी कि तनीषा बहुत अच्छे से काम करती थी, उसके काम में कोई कमी नहीं रहती थी। नित्या चाहे जितने अच्छे से काम करती, लेकिन हमेशा उसके काम में कमी ही निकालती जा रही थी और तनीषा की बड़ाई करना दोनों माँ बेटे की आदत बन गई थी। ऐसा नहीं था कि नित्या काम खराब करती थी या उसे कुछ करना नहीं आता था, मगर गायत्री जी उसे अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करने देती थी, हर काम में रोकती टोकती रहती थी। गायत्री जी का सोचना था कि अगर वह नित्या के सामने तनीषा की बड़ाई करेंगी तो वह और भी ज़्यादा काम करेगी, जबकि तनीषा नित्या से सास और ननद की बहुत बुराई करती थी कि मैंने इनके लिए इतना कुछ किया है और यह है फिर भी भलाई नहीं देते, इसलिए मैं तो इनसे अलग हो गई। नित्या कपड़े धोकर ऊपर सुखाने जा रही थी कि तभी गायत्री जी ने फिर से टोका, कपड़ों को उल्टा करके सुखाना, नहीं तो कपड़ों का रंग निकल जाएगा। लेकिन मम्मी जी, मैं तो कपड़े उल्टे करके ही सुखाती हूँ, जितना कहा है उतना करो, फालतू में बहस मत करो। नित्या चुप रह गई और कपड़े सुखाने चली गई। वह कपड़े तार पर डाल ही रही थी कि तनीषा उसके पास आई और पूछने लगी, सासू माँ क्या कह रही थी? कुछ नहीं, मम्मी जी को आदत है हर वक्त कुछ न कुछ बोलने की। सही कह रही हो, इनके लिए कितना कुछ भी कर लो, यह बातें फिर भी बनाएंगी। मैंने क्या कम किया है इनके लिए? लेकिन भलाई तो किसी को मिल ही नहीं सकती। छोड़ो, तुमसे जितना होता है उतना काम किया करो। ठीक है, ये कहकर कपड़े सुखाकर नीचे आ गई, क्योंकि वह भी जानती थी उसकी जेठानी तनीषा उसके मुंह पर उसकी भली बनी रहती थी और अगर उसके मुंह से कोई बात सास के लिए निकल जाए तो वह मिर्च मसाला लगाकर सास को बता देती है और जब उससे कोई काम बिगड़ जाता तो फौरन सास के सामने कहती, मम्मी जी देखो, मैं कितने अच्छे से यह काम करती थी, मुझसे तो कभी कुछ नहीं बिगड़ा। और सासू माँ उसे 2 बातें फालतू ही सुनाती थी। शुरू में तो उसे जेठानी की चालाकी समझ में नहीं आई, लेकिन अब वह सब कुछ समझने लगी थी। नित्या अभी कपड़े सुखाकर नीचे आई थी कि गायत्री जी ने कहा, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? इतना टाइम हो गया है, लेकिन तुमसे अभी तक खाना भी नहीं बना। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा जी को टाइम से खाना चाहिए होता है, लेकिन तुम इस चीज़ को समझने को तैयार ही नहीं हो। मम्मी जी बस अभी बना रही हूँ, इनके कुछ कपड़े हाथ से धोने थे, इस वजह से टाइम लग गया। मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। खाना बनाकर किचन साफ करके उसने सोचा कि थोड़ी देर लेट जाती हूँ, क्योंकि नित्या को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे और बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उसने सोचा थोड़ी देर के लिए लेट जाऊंगी, फिर खाना खाऊंगी। तभी गायत्री जी आ गई और कहने लगी, आराम बाद में करना, पहले चाय बना दो। उन्होंने यह पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा कि नित्या तुमने खाना खाया भी है या नहीं। यह नित्या के साथ रोज़ाना ही होता था। सारा दिन काम करके जब भी लेटने को चलती तभी सासू माँ उसे कोई ना कोई काम बता देती थी। चाय बनाकर नित्या जैसे ही कमरे में जाने लगी तभी गायत्री जी बोली, कपड़े नहीं उतार कर लाने हैं क्या? कपड़ों का सारा रंग खराब हो जाएगा। अब धूप में कपड़े जलाने हैं क्या? ठीक है मम्मी जी, ला रही हूँ। हर एक काम के लिए बहू को बताना पड़ता है, ये नहीं कि खुद ही सारा काम अपने आप कर ले। गायत्री जी ने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। नित्या ने कपड़े लाकर रखे और सोचा 2 मिनट लेट कर जब प्रेस करेगी या तय करके रखेगी, लेकिन तभी गायत्री जी बोली, तुम्हें तो जब देखो आराम करने की पड़ी रहती है, यह नहीं कि पहले जो काम पड़ा है उसे निपटा दो। लेकिन मम्मी जी, काम तो मैंने सारे कर दिए,
कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए सोचा 2 मिनट के लिए लेट जाती हूँ, फिर कपड़े प्रेस करके रख दूँगी। हाँ, इतने सारे कपड़ों में और ज़्यादा सिलवटें पड़ जाएंगी। पहले कपड़ों पर प्रेस करके रखो, और हाँ, कपड़ों पर अच्छे से प्रेस करना। तुम्हारे पापा जी, ससुर जी कह रहे थे कि कपड़ों पर कैसी प्रेस होती है कि क्रीज ही नहीं बनती। कह रहे थे तनीषा के प्रेस किए कपड़ों की क्रीज जल्दी से ख़राब नहीं होती थी, और पता नहीं छोटी बहू कैसे कपड़े प्रेस करती है, इसलिए अच्छे से कपड़ों को प्रेस करना। गायत्री जी ने फिर तनीषा की बड़ाई की। नित्या अंदर ही अंदर चिढ़कर रह गई। नित्या उठकर कपड़े प्रेस करने लगी, लेकिन पूरे दिन काम करने और भूखे रहने की वजह से और गायत्री जी के तानों की वजह से उसका दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा था, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर गायत्री जी तुनकते हुए बोली, आजकल तो बहुओं को कुछ कह भी नहीं सकते, ज़रा सा कुछ कहो रो कर दिखा देती हैं, जैसे हम इन पर कितना जुल्म कर रहे हों। रात को जब आरव का फ़ोन आया तब वह उसकी आवाज़ सुनकर ही रो पड़ी। आरव ने पूछा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? उसने कहा, आरव आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों गए? मैं कितने भी काम क्यों न कर लूँ और कितने ही अच्छे से क्यों न कर लूँ, मम्मी जी हर वक्त मुझे ताने देती रहती हैं और जली कटी बातें सुनाती रहती हैं। जब देखो तनीषा भाभी की बड़ाई करती रहती हैं। कोई मुझसे यह पूछने वाला नहीं कि तुमने खाना खाया है या नहीं, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? नहीं है तो हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। कोई मदद करने की जगह मुझे उल्टा सीधा सुनाया जाता है। हर वक्त मेरी तुलना तनीषा भाभी से की जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ सिर्फ हूँ काम करने के लिए ही रह गई हूँ। आरव ने उसे तसल्ली दी थी, मैं 1-2 दिन में आ रहा हूँ और मम्मी जी से बात करूँगा, हो सके तो मैं तुम्हें अपने साथ यहीं ले आऊँगा। अब चलो तुम उठो, खाना खा लो। आरव की बात सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई, इसलिए उसने उठकर खाना खाया और फिर खाना खाकर सो गई। 2 दिन से गायत्री जी की ननद रोहिणी जी आई हुई थी। उन्हें नित्या के साथ गायत्री जी के व्यवहार ने अफसोस करने पर मजबूर कर दिया था। उन्हें हैरत हो रही थी कि सब कुछ सही करने के बाद भी नित्या उनकी बात सुनकर चुप रहती थी, पलट कर जवाब नहीं देती थी, जबकि आजकल की बहुएं तो बिना बात के इतनी फजीते करती हैं। आज नित्या की शादी की सालगिरह है, लेकिन किसी ने उसे विश नहीं किया और आरव ने कल आने के लिए बोला था, वह भी नहीं आया, इसलिए नित्या का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वह सोच रही थी कि कल तो आरव कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, मैंने तुम्हारे लिए हार खरीदा है, शादी की सालगिरह का तोहफा, मैं आज ही आ जाऊंगा, लेकिन वह कल तो क्या आज अभी तक भी नहीं आया। फिर उसने सोचा काम तो करना ही है, नहीं तो मम्मी जी फिर उसे सुनाना शुरू कर देंगी, इसलिए वह उठकर साफ सफाई करने लगी। माही के कमरे में वह झाड़ू लेकर पहुंची ही थी कि उसे चक्कर आने लगे और वह झाड़ू पकड़े ही पकड़े तनीषा के बेड पर बैठ गई। यह देखकर माही नित्या पर चिल्ला पड़ी, भाभी आपको तमीज़ नहीं है, आपने मेरा सारा बेड गंदा कर दिया, झाड़ू लेकर कोई बेड पर बैठता है? आपसे तो कोई काम भी ढंग से नहीं होता, आपने तो मेरे कमरे की सफाई तो की नहीं बल्कि बेड गंदा कर दिया। आपसे अच्छी तो तनीषा भाभी हैं, बिना कहे सारे काम अच्छे से करती हैं। माही की बात सुनकर नित्या को गुस्सा आ गया और वह हिम्मत करके खड़ी हुई और झाड़ू माही के हाथ में पकड़ाकर बोली, जब तनीषा भाभी काम सारे अच्छे करती हैं तो सफाई भी उन्हीं से करा लो या फिर खुद कर लो, मुझसे करवाने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वह कमरे में आ गई। नित्या की बात सुनकर माही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वह दंदनाती हुई अपनी मम्मी गायत्री के पास पहुंची और बोली, भाभी ने मुझसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात की और सारी बात गायत्री जी को बता दी। गायत्री जी उठकर चली ही थी कि उनकी ननद रोहिणी जी ने गायत्री जी का हाथ पकड़कर रोक लिया और बोली, मैं 2 दिन से देख रही हूँ, आप बिना वजह के नित्या को सुनाती रहती हैं, जबकि वह सारे काम अच्छी तरह से करती है, फिर भी उसके काम में मीन मेख निकालती रहती हैं और उसकी हालत तो देखो, वह कितनी कमज़ोर हो रही है। और माही तुम थोड़ी बहुत उसकी मदद करने के बजाय तुम भी उसे बातें सुनाने लगती हो, कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? और तुम हर वक्त उसे तनीषा के कसीदे सुनाती रहती हो। यह तुम भी अच्छे से जानती हो कि तनीषा ने हमेशा अपनी मर्जी से काम किया है, वह कभी भी किसी की नहीं सुनती, हमेशा अपनी मर्जी चलाती है। फिर भी नित्या तो कभी भी तुम्हें जवाब नहीं देती और जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो कोई भी हो कभी न कभी तो पलटकर जवाब देगा ही।
रोहिणी जी की बात सुनकर गायत्री जी और माही चुप लगा गई। गायत्री जी रोहिणी जी के आगे अपने आप को बुरा नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं कहा। नित्या को जब कुछ आराम हुआ वह उठकर फिर काम करने लगी। उसने मशीन लगाई और कपड़े धोने के लिए डाल दिए। तभी माही आई और उसने अपने कपड़े पकड़ाते हुए कहा, भाभी यह मेरा टॉप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसे मशीन में मत धोना, हाथों से ही धोना। तनीषा भाभी अपने आप ही सारे कपड़े लाकर बिना किसी से पूछे खुद ही तरीके से धो देती थी, लेकिन आपको तो हर बात बतानी पड़ती है, आदत से मजबूर। माही बोली। उसे भी आदत हो गई थी बात बात पर तनीषा के कसीदे पढ़ने की। फिर से तनीषा का नाम सुनकर नित्या का दिमाग खराब हो गया। आज उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। तब उसने कहा, यह लीजिए अपने कपड़े और जाकर तनीषा भाभी से ही धुलवा लीजिए, मैं नहीं धोऊंगी। नित्या की बात सुनकर गायत्री जी जो वहीं खड़ी थी वह गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी ननद से ऐसी बात करने की? तनीषा ने तो आज तक कभी पलटकर जवाब नहीं दिया और तुम हमसे बहस कर रही हो और काम करने से भी मना कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उनकी बात सुनकर नित्या ने भी जवाब दिया, हिम्मत की तो आप बात ही मत पूछिए, यह हिम्मत मैंने पहले की होती तो अच्छा होता। यह जो आप बार बार तनीषा भाभी का नाम लेकर मुझे टॉर्चर करती हैं, यह नहीं होता। अगर मैं काम गलत करती हूँ, अच्छा नहीं करती और तनीषा भाभी अच्छा करती हैं तो सारा काम तनीषा भाभी से करवा लीजिए, मुझसे कोई काम करवाने को कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह तो दिखता नहीं कि मेरी तबीयत ठीक है या नहीं, मैंने कुछ खाया है या नहीं, जब देखो तनीषा करती रहती हैं। बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की और काम को मना करने की? तभी आरव जो दरवाजे पर खड़ा हुआ सब सुन रहा था, वह बोला, मम्मी नित्या ने क्या गलत कहा है? आप जब देखो नित्या भाभी का नाम लेकर उसे टॉर्चर करती रहती हैं। आपने यह भी देखा कि नित्या की हालत कैसी हो रही है, वह कितनी कमज़ोर हो रही है। आरव को सामने देखकर नित्या रो पड़ी और कमरे में चली गई। आरव बोला, मम्मी जी मैं जब नित्या को अपने साथ ले जाने के लिए कह रहा था तब आपने ही कहा था कि अभी उसे ससुराल वालों को जानने समझने दो, कुछ वक्त बाद ले जाना। और कुछ वक्त बाद जब मैंने ले जाने के लिए कहा तब आपने कहा कि नित्या प्रेग्नेंट है और ऐसे वक्त उसका ध्यान नहीं रख पाओगे, हम उसका बहुत ध्यान रखेंगे, तुम बेफिक्र होकर काम पर जाओ, हम तो यहाँ हैं, यहाँ सब उसका ध्यान रखने के लिए। आपने यही ध्यान रखा है उसका? मम्मी जी आपने कितने बड़े धोखे में रखा मुझे। आज हमारी शादी की सालगिरह है, आज के दिन तो कम से कम उसे बख्श दिया होता आपने। और तुम माही, तुम उसकी मदद करने से तो क्या गई, उल्टा तुम भी मम्मी के नक्शे कदम पर चल रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, और मेरी गलती है जो मैंने नित्या को यहाँ छोड़ दिया। सबने मुझसे कहा कि अभी तुम्हारी शादी के शुरू के दिन है, तुम नित्या को अपने साथ ही रखो, लेकिन मैंने आपकी बात का मान रखा। लेकिन अब यह नहीं होगा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। ये कहकर आरव अंदर अपने कमरे में नित्या के पास गया और पानी पिलाकर चुप कराया और उससे कहा, तुम परेशान मत हो, अब मैं आ गया हूँ ना, तब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये लो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आरव ने एक डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन नित्या ने वह डिब्बा नहीं पकड़ा तो आरव ने खुद ही खोलकर दिखाया। उसमें जगमगाता हुआ बहुत खूबसूरत सा हार था। उसे देखकर नित्या बोली, मुझे इस हार की ज़रूरत नहीं, मुझे बस आपके प्यार की ज़रूरत है। बेफिक्र रहो, अब तक जो होना था सो हो गया, अब तुम्हें हार और प्यार दोनों मिलेंगे। ये कहकर उसने नित्या को गले से लगा लिया। उधर गायत्री जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उन्हें इतना कुछ सुनाकर चला गया और वह नित्या को भी ले जाने की बात कह रहा है। तब रोहिणी जी उनसे बोली, भाभी मैं तो आपको पहले ही समझा रही थी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। अगर आप मेरी बात सुन और समझ लेती तो नित्या आपके साथ ही रहती। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जिनके बेटे बाहर काम करते हैं वह शादी के बाद बहू को ये कहकर अपने पास ही रोक लेते हैं कि अभी उसे ससुराल वालों को जानने समझने दो, और उससे अपनी मनमर्जी काम कराते हैं, जबकि उसे जितना ससुराल वालों को समझने की ज़रूरत होती है उतना ही अपने पति की भी ज़रूरत होती है। और यह कहाँ तक सही है कि किसी से उनकी तुलना बार बार की जाए। आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दें, और मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।